नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से, जिस बुक में जो है टोटल 15 टेस्ट दिया गया है, टोटल 15 टेस्ट दिया गया है, इसी बुक से आज हम लोग 12 नंबर का टेस्ट देखेंगे। 11 इस बुक का 11 टेस्ट करा दिया गया और साथ ही साथ इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन का पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया था, उसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया था, उसे पूरा करा दिया गया है। और क्रोन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक में जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था, उसे भी पूरा करा दिया गया है। तो इन सारे टेस्टों को आप तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर जरूर एक बार इन सारे टेस्टों को एक बार जरूर देख लें, कम से कम एक बार तो जरूर देखें। और ये ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एग्जाम के लिए, सिर्फ ये BSSC के नाम पर चलाया जा रहा है, पर सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में जो हम लोग 75 क्वेश्चन, क्या है 75 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन कराते हैं, प्रत्येक सेट में कराते हैं, जिसमें करेंट अफेयर्स, GK GS तीनों को शामिल किया गया है। टोटल 75 क्वेश्चन कराया जाता है, तो इसीलिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे मिस ना करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन टेस्टों को जरूर दें, ताकि अब तो ग्रुप D का भी डेट दे दिया गया और आपको BSSC का भी डेट, BPSC का भी डेट दे दिया गया है, तो इसे भी आप मिस ना करें। 75 क्वेश्चन GK GS करंट अफेयर्स का सम्मिलित रूप है, तो इसे सभी समूह को देना चाहिए। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो GK GS 26 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है टेफ्लॉन, क्या है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। टेफ्लॉन जो है ये निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। कहता है अम्ल वर्षा जो होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसका होता है, तो ये होता है आपको H2SO4 का। किसका, H2SO4 का। तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आयोडीनीकृत, क्या है आयोडीनीकृत लवण में रहता है। आयोडीनीकृत लवण जो होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको पोटेशियम आयोडाइड, क्या पोटेशियम आयोडाइड मौजूद होता है। D नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। आगे कहता है सोडा वाटर, क्या है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है। कहता है जब सोडा वाटर की बोतल को खोला जाता है तो उससे निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। A नंबर से आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हो क्या कहलाता है। कहता है कि एक हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको एल्किन कहा जाता है। क्या, एल्किन कहा जाता है। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा B नंबर, एल्किन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा जो था, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम आपको कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। C नंबर से आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वेल्डिंग में, क्या है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग जो किया जाता है तो इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। C नंबर से आंसर होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। C नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पेरियार, क्या है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभ्यारण्य आपको बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। A नंबर से आंसर हो जाएगा, B नंबर से आंसर हो जाएगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य की स्थापना जो किया गया है, ये किया गया 1982 में। कब, 1982 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। 1982 में इसकी स्थापना किया गया है। ये केरल में, कहाँ, ये पश्चिमी घाट के केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वातावरण, क्या है वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा में कैंसर अवसर बढ़ जाएगी। कहता है वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। अगर वातावरण में ओजोन गैस की कमी हो तो त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। A नंबर से आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए आगे कहता है, आगे है निम्नलिखित में से, क्या है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता है। क्या कहता है निम्नलिखित, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता है।
जिसकी संभावना सबसे अधिक है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर शक्ति। कौन? सौर शक्ति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सौर शक्ति। चलिए आगे है, आगे कहता ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट जो है इससे क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यह सुमेलित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, यह भी सुमेलित है। उसके बाद कहता है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी वो पीछे पर है, केरल में है, यह भी सही है। तो ये डी नंबर ऑटोमेटिक, जब 3 सही है और एक वो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो चौथा एग्जाम में यही ट्रिक होता है, जहाँ 3 मिल गया तो अगर गलत सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो आप 3 जब सुमेलित हो गया तो चौथा को आप ऑटोमेटिक बिना पढ़े हुए आंसर करके निकल जाइए। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस है तो यहाँ टाइम आप दे सकते हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। क्या? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। ये आपको उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता जो है उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये देवकीनंदन खत्री है। कौन? देवकीनंदन खत्री है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व पर्यटन। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये आपको 27 सितंबर को, कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 16 सितंबर की बात किया जाए, 16 सितंबर को आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या है? ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, क्या है? विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर नोट कर लिया करिए और उसे याद करिएगा। चलिए आगे है यूरोपीय संसद। क्या है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको लग्जमबर्ग में। कहाँ? लग्जमबर्ग में है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? एक तरफ गुप्तचर संस्था दी गई है और दूसरे तरफ देश दिया गया है। किस देश की गुप्तचर संस्था की कौन सी है? अगर जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, सही है। साबक इराक की, यह गलत है, यह गलत है। साबक जो है इराक की नहीं, ईरान की है। किसकी? ईरान की है। तो बी नंबर ही सही आंसर हो जाएगा। बाकी मुखबारात मिस्र की, नाइचो जापान की, ये सारे सुमेलित है। बी नंबर सुमेलित नहीं है, ये इराक नहीं ईरान होगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है? कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नीदरलैंड का। किसका? नीदरलैंड का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से किसके सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये किया था आपको लॉर्ड बेनेजली ने। किसने? लॉर्ड बेनेजली ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। लॉर्ड बेनेजली के द्वारा आपको 1799 ईस्वी में ही प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में ही, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बेनेजली के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध जो किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बक्सत भूमि। क्या है? बक्सत भूमि की वापसी की मांग। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कहता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको कार्ल बर्ट को। किसे? कार्ल बर्ट को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कार्ल बर्ट। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह किया था आपको नागपुर अधिवेशन
नागपुर अधिवेशन, कौन? नागपुर अधिवेशन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद जो है यह किस मूल लिपि में लिखी गई थी? तो यह ब्राह्मणी लिपि, किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ये ऋग्वेद में आपको पूछ लिया जाता है कि कुल कितने मंडल हैं, तो इसमें मंडलों की संख्या 10 है और आपको सूत्रों की संख्या 1028 है। क्या है? सूत्रों की संख्या 1028 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। चलिए आगे है, आगे कहता है अशोक ने किस अभिलेख में कहता है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? कहता है अशोक ने अपने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो ये किया है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर जो है यह कहता है खजुराहो के मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? यह आपको बौद्ध क्या है? हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों से संबंधित है। चलिए आगे है, आगे कहता है गृह कर क्या है? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था आपको अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह किसका मकबरा था? तो वह आपको बलबन का मकबरा था। किसका? बलबन का मकबरा था, जो कि शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। चलिए आगे है, आगे कहता है एस्किमो क्या है? एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एस्किमो जो है ये कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो ये आपको ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड के। आगे कहता है फ्यूजियामा क्या है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह आपको जापान में स्थित है। कहाँ? जापान में स्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसकी ऊंचाई जो आपको 3776 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर ऊंचाई है। कितना? 3776 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपको चेन्नई है। कौन? चेन्नई बंदरगाह प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई। आगे कहता है भारत में ऊनी वस्त्र क्या है? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो ऊनी वस्त्र की मिल स्थापित किया गया था, यह पहला मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कानपुर में। कहाँ? कानपुर में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कानपुर में। और कानपुर में 1876 ईस्वी में चालू किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्थापित किया गया था 1876 में कानपुर में। चलिए आगे है, कहता बोकारो क्या है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना कब की गई है? तो आपको 1968 में किया गया। कब? 1968 में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1968 में। जिस समय किया गया था उस समय बोकारो आपको बिहार में था, अब ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से 1968 में बोकारो में। चलिए आगे है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें किसकी बहुलता होती है? तो इसमें पोटास की बहुलता होती है। किसकी? पोटास की बहुलता होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पोटास की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? कहता है नीचे दिए गए नदियों में से वह कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वर्धा। कौन? वर्धा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये चारों ऑप्शन ध्यान में रहना चाहिए। कौन सहायक नदियाँ हैं? तो पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा, और जो नहीं है वो है वर्धा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्यूरोसियो क्या? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? तो ये सही है आपको प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। कहता है किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या फिर विघटन संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद, यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति क्या है। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यह अधिकार आपको प्राप्त भारत के राष्ट्रपति को नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, इसे जो केवल संसद, ये यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत के न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, और वो भी महाभियोग लगाकर। चलिए आगे, पहले बताकर तब इसे हटाया जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो ये करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या है, भारत में जो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अधिभारतीय संघ क्या है। अधिभारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना होगा। कहता है अधिभारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो इसके लिए जो भारत के संविधान के सूची 1 में संशोधन करना होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, जो नहीं है वह आर्थिक समानता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है, बाकी कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, ये तीनों सम्मिलित है। आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 66 कहता है निम्नलिखित में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। कहता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या है, अनुच्छेद 51। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, संसदीय क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। कहता है संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे कहता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। कहता है क्षेत्रीय परिषद जो है इसका सृजन हुआ है तो ये हुआ आपको संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, संसदीय कानून के द्वारा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वनस्पति की कोशिका में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे कहता है किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। कहता है किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी तथा याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो ये करता है आपको सेरेब्रम। कौन, सेरेब्रम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। आगे है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर के किस भाग को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये लीवर को कहा जाता है। किसे, लीवर को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लीवर। चलिए आगे है, आगे कहता है शैवाल पारिस्थितिकी क्या है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है। कहता है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र जो है
कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है, तो यह आपको उत्पादक स्तर पर आता है। किस पर? उत्पादक स्तर पर आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्पादक। आगे कहता है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। कहता है वह कौन सा जीव है जो वर्मिंग कंपोस्टिंग में मदद करता है, तो यह है केचुआ। कौन? केचुआ। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। आपको एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया गया जाता है कि केचुआ जो है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को। किसे? केचुआ को। ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा केचुआ। आगे है वसा का। क्या है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। कहता है कि वसा के द्वारा क्या है, वसा का पाचन जो होता है जिस एंजाइम के द्वारा होता है वो कौन सा एंजाइम। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वसा का पाचन जो होता है, पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज है, इसका निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है आपको, ये आपको अग्न्यशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अग्न्यशय के द्वारा स्रावित होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अग्न्यशय। यहाँ से आंसर हो जाएगा अग्न्यशय। अगर वही आपको पूछ लिया जाए कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो लाइपेज के द्वारा। तो दो क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व हो गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक रोग के अंतर्गत आता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो संक्रमण के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको क्षय रोग। कौन? क्षय रोग जो आपको संक्रमण के अंतर्गत आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे क्षय रोग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा क्षय रोग। चलिए आगे है, आगे कहता है कि टर्नर। क्या है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होता है। कितना? 45 होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 45। आगे कहता है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि जिसे अंग्रेजी में प्यूटरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ग्लैंड्स भी कहा जाता है, से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। कहता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये आपको है SHTS, ACTH, ADH सभी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है कि सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है जॉन गुटेनबर्ग। कौन है? जॉन गुटेनबर्ग। किससे हो जाएगा, तो जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से। किसे? प्रिंटिंग प्रेस से हो जाएगा, तो ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद आपको थियोडोर मेनन। क्या है? थियोडोर मेनन आपको लेजर से। किससे? लेजर से, तो ये 1 से हो जाएगा। सोल्स। कौन है? सोल्स जो आपको टाइपराइटर से। किससे? टाइपराइटर से, इसका 4 हो जाएगा। और जेम्स पकल। क्या है? जेम्स पकल। तो जेम्स पकल आपको मशीन गन से, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पर एग्जाम में कम टाइम बचाने के लिए, मतलब एग्जाम में जो है टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप मिलाते जाइए और ऑप्शन देखते जाइए। जैसे यहाँ देखिए आपको जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से मिल गया है, तो ये आपको 2 नंबर देखिए कि कौन कौन में है। यहाँ तो चलिए 3 3, कभी कभी एक ही होता है, तो यहाँ 3 3 है, तो ये क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन छट गया है, ये नंबर नहीं होगा। दूसरा है, कहता है कि थियोडोर मेनन। क्या है? थियोडोर मेमन, ये आपको लेजर से है। तो लेजर देखिए कौन है? 1 है, 2 1, तो यहाँ देखिए 2 1 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब यही 2 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। फिर आप देखिए सोल्स। कौन? सोल्स जो है टाइपराइटर से, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आपको सी नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 दिया गया। तो ऑटोमेटिक इस तरह से आप ऑप्शन को हटा सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ तो चलिए 3 3 ऑप्शन एक में दे दिया गया था, थोड़ा सा टाइम लग गया। वैसे ऑप्शन में एग्जाम में कभी कभी आपको ज़्यादातर एक ही ऑप्शन रहता है, तो उस आप में छटने में आसान हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। चलिए आगे है, कहता है जब हम बर्फ़ को पानी में, क्या जब हम बर्फ़ को पानी में डुबाते हैं तो उसकी आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है। जब हम किसी बर्फ़ के भाग को या टुकड़े को पानी में डुबाते हैं तो उस बर्फ़ का कितना भाग पानी के नीचे होता है, तो उसका 9/1 भाग, क्या है, सॉरी 9/10 भाग जो होता है पानी के अंदर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वहीं आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कितना भाग ऊपर होगा, तो ये आपको 1/10 हो जाएगा, यानी 1 भाग ऊपर होगा और 9 भाग डूबा हुआ पानी के अंदर होगा। ये भी दोनों प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार
दो वस्तुओं के बीच का बल जो होता है वह क्या होता है, तो आपको उनकी द्रव्यमान के गुणन क्या है, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सूर्य क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति आपको कोपरनिकस थे। कौन, कोपरनिकस थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। चलिए आगे है, आगे कहता है जल के क्या है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, कहता है जल जब हिमीकरण होता है तो इसका ताप क्या होता है, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, वो परिवर्तित रहता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वो परिवर्तित रहता है। चलिए आगे है, आगे कहता R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1:4। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग जो किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, तो ये जो किया जाता है इसका गलनांक बिंदु कम, क्या है, गलनांक बिंदु पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस गति क्या है, किस गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। कहता है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, वेग जो होता है, किसी वस्तु गतिशील पिंड का वेग जो होता है उसका वेग अगर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा आपको चौथाई हो जाएगा। क्या होगा, चौथाई हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत सरकार क्या है, भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। भारत सरकार के द्वारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है, ये रखा गया 2030 तक। कब तक, 2030 तक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2030 तक। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। और टीबी मुक्त क्या है, ये जो 2025 दिया गया है, ये 2025 टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 22 तक क्या है, 2022 लास्ट, 2022 तो के लास्ट तक आपको सिंगल यूज जो है, आपको सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक बंद किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2022 तक रखा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है देश में क्या है, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक, देखिए आ भी गया है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा की गई 1 जुलाई 2022 तक। कब, 1 जुलाई 2022 तक के अंदर। ए नंबर से आंसर, 1 जुलाई, ये बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 तक। चलिए आगे है, आगे कहता है किस फार्मूला 1 क्या है, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहता वह कौन फार्मूला 1 खिलाड़ी है जिसे नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आपको लुइस हैमिल्टन। कौन, लुइस हैमिल्टन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे है, आगे कहता है स्टील क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है सोमा मंडल। कौन, सोमा मंडल। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। चलिए आगे है, आगे कहता आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आरटीजीएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय नौसेना क्या है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेनाओं के साथ बोंगो सागर क्या है, बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है, तो ये किया है बांग्लादेश के नौसेना के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के नौसेना के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है वर्ष क्या है, वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया आपको मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए आगे है,
आइए आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है इसमें भारत ने कुल पदक जो जीता है, कुल स्वर्ण पदक आपको 5 जीता। कितना? 5 जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फुमियो क्या है। फुमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये लिया है जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान के। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है। कहता है निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है। तो ये फातिमा बानो को। किसे? फातिमा बानो को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फातिमा बानो को। आगे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 जो है इसका खिताब किसने जीता है। तो ये आपको हरनाज कौर संधू ने जीता है। किसने? हरनाज कौर संधू ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वो भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। कौन? सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। उसके बाद 2000 ईस्वी में तो सुष्मिता सेन आपको 1994 में जीती थी। और 2000 ईस्वी में आपको 2000 ईस्वी में जो जीता था ये आपको लाड़ा दत्ता ने जीता था। किसने? लाड़ा दत्ता ने जीता था। ये हरनाज संधू है तीसरी भारतीय महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। पहली है सुष्मिता सेन जिन्होंने 1994 में जीता था, 2000 ईस्वी में लाड़ा दत्ता ने जीता था और 2021 में हरनाज कौर संधू ने जीता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये जो आपको हरनाज संधू आपको हरियाणा से, कहाँ से? हरियाणा से। चलिए आगे है। आगे कहता है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। एफडीआई जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये आपको प्रत्यक्ष विदेशी कर होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी कर होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या फिर सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है M3 को। किसे? M3 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा M3। आगे कहता है वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। कितना? 10%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 10%। दोस्तों ये वीडियो जो है यही समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहें क्योंकि यहाँ आपको प्रत्येक दिन आपको एक टेस्ट लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा ये जीके जीएस करंट अफेयर्स का सेट है जो कि सभी एग्जाम के लिए, खासतौर पर सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसे मिस ना करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।